हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। माय नेम इज़ जया। आप सभी का स्वागत है हमारे टेस्ट सीरीज सेशन में। हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 75 से देखा था ऑनवर्ड्स, अब हमें 76 से देखना है। ठीक है, तो अगर अभी किसी भी बच्चे को ये लगता है कि इतने टेस्ट सीरीज जो भी एमसीक्यू इतना इनफ नहीं है हमारे लिए, हमें और प्रैक्टिस करना है, हमें और स्कोरिंग करनी है अच्छे से, ठीक है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 75 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 हो गया था हमारा, 76 से हमें ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। तो 76 हमारा क्या कह रहा है, इन द बुक्स ऑफ अ हायर द इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर। ठीक है, तो हायर के बुक में जो भी इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या बैलेंस शीट। तो आपको पता है बेटा कि ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं हमारे, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी हमारी क्या है, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, हम उसमें लेके जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को, जिस पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है। ठीक है, और बैलेंस शीट तो फाइनेंशियल पोजीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है नेचर ऑफ अ हायर परचेज एग्रीमेंट। तो हायर परचेज एग्रीमेंट के नेचर कैसे होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल होता है, ऑप्शन टू ट्रांसफर होता है, ऑप्शन टू बाय होता है या ऑप्शन टू सेल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हायर परचेज एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो एग्रीमेंट वो सेल तो करेगा नहीं बिकॉज उसको परचेज करना है, ऑप्शन वो ट्रांसफर भी नहीं कर रहा, तो ऑप्शन टू बाय। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 हो गया, 78 पे आते हैं। ठीक है, 78 क्या कह रहे हैं हमारा, 78 कह रहा है इन अ केस ऑफ अ हायर परचेज द टोटल सम पेबल by the higher purchaser as a per terms in order to complete the transaction। ठीक है, केस ऑफ हायर परचेज में जब टोटल सम, जब पूरा का पूरा पैसा जब क्या करते हैं, पेबल करते हैं हायर परचेजर एज अ पर ऑफ द टर्म्स, जो भी उसके टर्म्स हैं उसके बेसिस पे जब पूरा का पूरा पैसा पे की जा रही है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, किस बेसिस पे, नेट कैश प्राइस पे, नेट हायर परचेज चार्जेस पे, या हायर परचेज प्राइस पे, या कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, इसका क्या होगा, तो सबसे पहले जब भी परचेजर क्या कर रहा है, पे कर रहा है पूरा, तो वो किस पे करेगा, ऑफ कोर्स उसने हायर परचेज के बेसिस पे किया है, डाउन पेमेंट किया होगा, फिर इंस्टॉलमेंट बना होगा, तो वो हायर परचेज प्राइस के बेसिस पे वो क्या करेगा, पूरे के पूरी अपनी पेमेंट ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा इन द बेसिस ऑफ हायर परचेज प्राइस। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, क्या कह रहा है, द प्राइस एट विच द गुड कैन बी परचेज बाय द हायर फॉर अ रेडी कैश इज नोन एज। ठीक है, जो भी प्राइस है आपका गुड्स का, ठीक है, उसे जब आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो कैश है, जो रेडी है, वो किस बेसिस पे, एचपी प्राइस, हायर परचेज प्राइस पे, या आपका इंस्टॉलमेंट प्राइस, डाउन पेमेंट, या कैश प्राइस। ठीक है, क्या होगा, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा कैश प्राइस। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गुड्स की प्राइस पूछ रहा है ना, कि गुड्स की प्राइस, जो भी गुड्स आप लेने जा रहे हो, तो हायरिंग कब उसे परचेस करता है, कौन सा पैसा उसे, रेडी फॉर कैश। ठीक है, तो रेडी फॉर कैश क्या है, कैश प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस इज कॉल्ड। ठीक है, क्या डिफरेंस है हायर परचेज प्राइस में और कैश प्राइस में। ठीक है, तो हायर चार्जेस, टोटल इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ द एसेट, इंस्टॉलमेंट प्राइस, या कैश प्राइस। तो सिंपल सा हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है कि जो भी आप परचेज कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, जैसे जैसे हायर जो आपका बेसिस होता है, और कैश प्राइस जो आपकी कैश होती है। ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, कैश प्राइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81, द वैल्यू एट विच गुड आर रिपोज इज अ ट्रांसफर टू इन द बुक्स ऑफ द वेंडर। ठीक है, एसेट अकाउंट, गुड्स अकाउंट, गुड रिपोजिस्ट अकाउंट, या नन ऑफ दीज। ठीक है,
तो क्या होगा इसका आंसर कि जब भी कोई गुड्स की वैल्यू है, ठीक है, जब इसे रिपोज किया जा रहा है, ट्रांसफर होगा कौन से वैल्यू पे, बुक्स ऑफ वेंडर गुड रिपोज्ड अकाउंट पे, ठीक है, क्योंकि उसे क्या किया जा रहा है, रिपोज किया जा रहा है, ठीक है, वापस लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, रॉयल्टी अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नन ऑफ दी एबव, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो रॉयल्टी अकाउंट होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट हमें पता ही है क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। चलिए, शॉर्ट वर्किंग इज, शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है, ये भी रॉयल्टी का ही टॉपिक है। शॉर्ट वर्किंग का मतलब जो मिनिमम रेंट होता है, जो भी आपकी मिनिमम रेंट डिसाइड की गई है रॉयल्टी में, ठीक, अगर उस मिनिमम रेंट से आपको कम पैसा मिलता है ना तो उसको शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, ठीक। सपोज एक ऑथर है, ठीक है, ये ऑथर है, इस ऑथर ने एक बुक निकाला, ठीक, और उसने एक मिनिमम रेंट डिसाइड कर दिया पब्लिशर से, ठीक है, कि मुझे आप 10,000 रुपये देना ही देना हर महीने, ठीक। अब वो किसी महीने जो भी बिक्री हुई, जो भी सेल आउट हुआ, उसके वजह से उसे वो कितना दे पाया, 8,000 ही दे पाया, ठीक। तो 2,000 जो नहीं दे पाया वो शॉर्ट वर्किंग है, ठीक। तो शॉर्ट वर्किंग क्या है इसमें से, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी, ठीक है। क्या है, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट, जिससे एक्चुअल रॉयल्टी क्या है, ओवर है, ज्यादा है, ठीक। एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर द मिनिमम रेंट, जो आपका रेंट क्या है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है। या एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर द स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट ओवर द एक्चुअल आउटपुट, ठीक। क्या होगा इसका आंसर, तो बेसिकली आपको पता है कि मिनिमम रेंट से क्या होना चाहिए, हमारा एक्चुअल रेंट कम होना चाहिए, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट, ठीक, ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84, सरप्लस क्या होता है, सेम इसका उल्टा, कि 10,000 की जगह आपके पास 12,000 का तो वो सरप्लस हो जाता है, ठीक है। तो सरप्लस क्या कहलाता है, एक्सेस ऑफ अ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी या एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर द मिनिमम रेंट, ठीक। या नेक्स्ट है आपका एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर द स्टैंडर्ड आउटपुट या एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट ओवर द एक्चुअल आउटपुट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि एक्सेस क्या है, एक्चुअल रॉयल्टी, जिससे ओवर द मिनिमम रेंट, ठीक है। तो एक्चुअल रॉयल्टी क्या है आपका, एक्सेस है, किससे, मिनिमम रेंट से। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन द रॉयल्टी आर लेस देन द मिनिमम रेंट, ठीक है। तो रॉयल्टी आपका जब क्या होता है, लेस होता है मिनिमम रेंट से, तो क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी अर्न, या रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द मिनिमम रेंट, या रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट पे टू द लैंडलॉर्ड, या रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो रॉयल्टी आपका कम है मिनिमम रेंट से, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक किसकी सिचुएशन हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, कि रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी अर्न, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स कह रहा है, गलत कह रहा है, रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग इज अ करेंट एसेट, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो भी रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग है वो किससे रिकवर होगी, करेंट एसेट से, ठीक है। तो रिकूपेबल का मतलब आपको पता होगा कि रिकूपेबल का मतलब होता है कि जो भी शॉर्ट वर्किंग हो गई, अगर 1,000 की कमी है और अगर दूसरे महीने में मुझे 2,000 का बेनिफिट हो रहा है, तो ये 1,000 में इससे क्या कर दूंगी, रिकूप कर दूंगी, कवर कर लूंगी, तो ये होता है रिकूपेबल। तो ये तो सही कह रहा है, ठीक। लैप्स्ड शॉर्ट वर्किंग क्या है, रियल अकाउंट, क्या कह रहा है कि लैप्स्ड शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये बात क्या है, गलत, क्योंकि जो भी लैप्स्ड शॉर्ट वर्किंग है, ठीक है, वो आपका क्या नहीं होता, वो आपका रियल अकाउंट नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती है, तो मतलब ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो मतलब गलत क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, और शॉर्ट वर्किंग इज अ पार्ट ऑफ मिनिमम रेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शॉर्ट वर्किंग अमाउंट विद द मिनिमम रेंट, हाँ ये भी सही है, ठीक। तो गलत क्या है हमारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, इन द बुक्स ऑफ लेसी शॉर्ट वर्किंग रिकवर अमाउंट इज डेबिटेड,
ठीक है, क्या कह रहा है कि बुक्स ऑफ लेसी के बुक्स में जो भी शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगा तो अमाउंट इज डेबिटेड टू, तो किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी या लैंडलॉर्ड। ठीक है, कौन सा होगा, तो 87 का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग जो भी रिकवर होगा अमाउंट किस में डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है इन द केस ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग द लेजी। ठीक है, जो भी इन द केस ऑफ रिकूपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग द लेजी क्या होगा, डेबिट होगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्रेडिट होगा, क्रेडिट लैंडलॉर्ड अकाउंट या क्रेडिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, तो क्या होगा, तो बेसिकली रिकूपमेंट कर रहे हैं शॉर्ट वर्किंग को, तो हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि अब ये कवर हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रिकूप कर रहे हैं ना, जो भी हमारे पास कमी थी तो हम रिकूप कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 89, इफ रॉयल्टी इज अ लेस देन मिनिमम रेंट। ठीक है, रॉयल्टी क्या है आपका, लेस देन है मिनिमम रेंट से, और बैलेंस करना है, द बैलेंस ऑफ रॉयल्टी अकाउंट एंड ऑफ द ईयर हैज टू बी ट्रांसफर। ठीक है, रॉयल्टी आपका कम है मिनिमम रेंट से, लेकिन आपको बैलेंस करना है रॉयल्टी अकाउंट में, इन द ईयर हैज बीन ट्रांसफर कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, रिजर्व कैपिटल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या मिनिमम रेंट। तो बेसिकली हम जानते हैं कि सारी की सारी चीजें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में होगा ही नहीं। ठीक है, और रिजर्व कैपिटल और मिनिमम रेंट अकाउंट में भी नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन रॉयल्टी इज अ पे इट इज डेबिटेड द बुक ऑफ लेजी। जब भी आप रॉयल्टी पे कर रहे हो तो लेजी के अकाउंट में, बुक्स में किसको डेबिट करोगे, रॉयल्टी अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस को या लैंडलॉर्ड को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा लैंडलॉर्ड को। ठीक है, आपको जनरल एंट्री तो आता ही होगा, जिसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, किस में करेंगे, लैंडलॉर्ड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 91। 91 क्या कह रहा है, When a goods are invoiced at a selling price। ठीक है, जो भी गुड्स है वो आप क्या कर रहे हो, इनवॉइस कर रहे हो सेलिंग प्राइस पे, एज पर द डेटर मेथड। ठीक है, कौन से मेथड से, डेटर मेथड से, द प्रिंसिपल अकाउंट दैट विल बी मेंटेन इज अ सेल्स अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल पेबल, कॉस्ट गुड्स एंड इन्वेंट्री अकाउंट। तो ये बच्चा आपका ब्रांच का क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी आपकी ब्रांच के चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, जिसमें आपका एक क्या होता है, लोकल ब्रांच और एक फॉरेन। ठीक है, तो लोकल में आपका क्या क्या आता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका इनवॉइस सेलिंग प्राइस, तो डेटर मेथड होता है। तो डेटर मेथड क्या है, कोई भी एक मान लो बैंक है, ठीक, अब बैंक का ब्रांच है, ठीक, और ब्रांच के बाद से फिर कस्टमर मिल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन बैंक से कस्टमर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बैंक से ब्रांच का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच जो बन जाएगा वो इसके लिए डेटर बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डेटर मेथड। ठीक है, तो डेटर मेथड में जो भी हम इनवॉइस वाला मेथड यूज करते हैं, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा मेंटेन करके चलते हैं, सेल्स अकाउंट को, अकाउंट रिसीवेबल को, या कॉस्ट ऑफ गुड्स को, या आपका इन्वेंट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल अकाउंट। ठीक है, अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको इसका मतलब आपको ब्रांच का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रांच का न्यूमेरिकल पोर्शन है, गुड वर्थ ₹30,000 हैव बीन सेंट बाय हेड ऑफिस। ठीक है, 30,000 रुपए हमने हेड ऑफिस में सेंड किए, बट द ब्रांच हैज रिसीव टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ गुड वर्थ 20,000। लेकिन ब्रांच ने रिसीव कितना किया, क्लोजिंग डेट गुड्स का वर्थ 20,000 तक। ठीक है, व्हाट इज द जनरल एंट्री, आप क्या जनरल एंट्री करोगे अपने हेड ऑफिस में फॉर अ गुड इन अ ट्रांजिट फॉर द ऑफ द 10,000। ठीक है, तो क्या जनरल एंट्री होगी इसकी, तो इसकी जनरल एंट्री होगी आपकी गुड इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक, या हेड ऑफिस या टू ब्रांच अकाउंट, या गुड ट्रांजिट अकाउंट 10,000 टू हेड ऑफिस अकाउंट, या हेड ऑफिस अकाउंट टू गुड इन ट्रांजिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स कहाँ पे हुआ है, हेड ऑफिस के पास आइए ना, जनरल एंट्री क्या पूछा है, हेड ऑफिस का पूछा है, ठीक है, गुड इन ट्रांजिट का। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, गुड इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 92, सॉरी ये आपका ना ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है, गुड इन अ ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मुझसे मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे क्या लिखा है, हेड ऑफिस फॉर गुड इन अ ट्रांजिट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड इन ट्रांजिट, ठीक है, तो गुड इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ब्रांच अकाउंट कैन बी प्रिपेयर आइदर एट द ब्रांच और एट द हेड ऑफिस, ठीक है, या डिपार्टमेंटल अकाउंट are prepared at the only one place, since the expenditure can be identified respect of each branch, the problem of appointment and never arises, ठीक है, या ordinary expenses are distributed among the department concerned on some equalization basis that is a considered appropriate। ओके तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ब्रांच अकाउंट क्या प्रिपेयर करता है आइदर ब्रांच और एट हेड ऑफिस, तो बिल्कुल ठीक है, ये आपका क्या है, करेक्ट है कि ये आपका होता है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट, तो ये तो होता है, ठीक है, ये तो सही है। दूसरा, डिपार्टमेंटल अकाउंट आप प्रिपेयर, डिपार्टमेंटल अकाउंट कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, सिर्फ ओनली वन प्लेस पे किया जाता है, बिल्कुल हाँ, सिर्फ एक प्लेस पे किया जाता है, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद सिंस द एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करते हैं ईच ब्रांच का और प्रॉब्लम अपॉइंटमेंट करते हैं और नेवर अराइजेस, ठीक है, प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं जिससे वो फिर दोबारा अराइज नहीं होता, तो ये भी हमारा क्या है, सही। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमें देखने को मिला, यहाँ पे भी है, ठीक, यहाँ पे भी है, ये और ये खत्म हो जाएगा, ठीक। अब हमें देखना है कि फोर्थ वाला है कि नहीं। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर डिपार्टमेंट में, ठीक है, कंसर्न द सम इक्वलाइजेशन बेसिस द कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, जो भी ऑर्डनरी एक्सपेंसेस है वो सारे डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, कंसर्न किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वलाइजेशन के बेसिस पे, ये भी हमने देखा है, ये भी होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो तो क्या लिखा है, ब्रांच कैन बी डिस्क्राइब एनी एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग आइदर द सेम और सस्टेनेबिलिटी substantially at the same activity carried by the head office of the company, ठीक है, कोई भी ब्रांच क्या डिस्क्राइब करती है, उसकी स्टैब्लिशमेंट, उसकी कैरिंग और उसकी सेम सब्सटेंटली सेम एक्टिविटी कैरी करती है हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इसके वजह से ये पूरे चारों के चारों जो हमारे पास दिए हुए करेक्टर्स ये ब्रांच से क्या है, रिलेटेड है और सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है आपका, इफ द हेड ऑफिस सेंड गुड 1 लाख, ठीक है, हेड ऑफिस में 1 लाख क्या किए गए, गुड्स को सेंड किए गए, उसके प्राइस थे, ब्रांच बट द ब्रांच हैज रिसीव गुड वर्थ 65,000, ठीक है, कितना रिसीव हुआ, ओनली 65,000 बाय द मार्च 31 मार्च ऑफ द ईयर, एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है, हमें एंट्री पास करनी है बुक ऑफ ब्रांच की, तो क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है गुड इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 35, हेड ऑफिस 35, नो एंट्री, ठीक है, ये तो नहीं होने वाला, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट 35,000 एंड गुड इन अ ट्रांजिट एंड अ गुड इन ट्रांजिट 65 एंड हेड ऑफिस 65, तो 65 अमाउंट देखिए, यहाँ पे 1 लाख था, तो 1 लाख में से कितना रिसीव किया गया, ओनली रिसीव किया गया हमारा 65,000, ठीक है, कितना रिसीव किया गया 65,000, तो हमारे पास अमाउंट कितना बचेगा, 35,000 रिसीव नहीं हुआ, और ये बोल रहा है कि क्या करना है, हमें ट्रांजिट की जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है, एंट्री में क्या पास करनी है, बुक ऑफ अ ब्रांच वुड बी, तो गुड इन अ ट्रांजिट हमारे पास कितना है 35,000 टू हेड ऑफिस अकाउंट 35,000, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 95, ए ब्रांच विच कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, जब एक ब्रांच है वो क्या कर रहा है, कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहा है अकाउंटिंग का, तो उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन ब्रांच, लोकल ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच या डिपेंडेंट ब्रांच। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि वो कंप्लीट रिकॉर्ड रख रहा है अकाउंटिंग का। ठीक है, तो लोकल में हमारे पास क्या आता है, डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, इन अ ब्रांच अकाउंट इन डेटा सिस्टम, ब्रांच अकाउंट में जो डेटा सिस्टम है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट आर, जो भी उसकी ओपनिंग बैलेंस है वो क्या है, क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट, डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, एडेड टू ब्रांच अकाउंट या ट्रांसफर टू ब्रांच अकाउंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, जब भी आप एसेट की ओपनिंग बैलेंस करते हो तो क्या होता है, डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। एक्सप्लेनेशन, डेटा सिस्टम है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, एसेट है, इसलिए ब्रांच में डेबिट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, सेम क्वेश्चन है हमारा रिपीटेड, तो करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है आपके पास। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक, क्या कर रहा है ये, ओनली कैश सेल, ओनली क्रेडिट सेल, बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 98 का, तो क्वेश्चन नंबर 98 का हमारा हो जाएगा कि डिपेंडेंट ब्रांच कैसे बनता है, कैश से भी और क्रेडिट सेल से भी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। 99, a branch which keep complete record of all accounting transaction is called, भी हमने फिर से देख लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 100, when good are transfer from one department to other department। ठीक है, जो गुड्स हो रही है वो ट्रांसफर हो रही है एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंटर डिपार्टमेंट, आउटर, नॉट ट्रांसफर, रेगुलर। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ठीक है, हम जानते हैं कि जो भी हमारे गुड्स ट्रांसफर होती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, कहाँ पे, इंटर डिपार्टमेंट। एक्सप्लेनेशन क्या है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, आइटम मूव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ठीक है, 101, ब्रांच डेटा सिस्टम अदरवाइज, ब्रांच डेटा सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक, स्टॉक, फॉरेन या एनालिटिकल। तो सबसे पहले आप ये देखो कि स्टॉक डेटा ये तो खुद मेथड है, तो इसको हम खुद बोलेंगे नहीं। ठीक, और फॉरेन ब्रांच मेथड ये भी नहीं बोल सकते, और एनालिटिकल मेथड भी नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिंथेटिक मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन। ठीक है, ब्रांच अकाउंट क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट एंड लायबिलिटी हेड ऑफिस या नन ऑफ दी अबव। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रांच में हम क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं एज असर्टेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, हमारे पास क्या है, द अकाउंट प्रिपेयर to the ascertaining amount of gross profit earned by the branch under stock the data system। ठीक है, जो भी आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो ascertaining, तो जो इसका अमाउंट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वहां पे डेटा सिस्टम में हम कौन सा दिखाते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच स्टॉक में, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में या ब्रांच डेटर अकाउंट में। ठीक है, तो हमारा किसमें, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। जो भी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करती है ब्रांच अंडर स्टॉक डेटर सिस्टम से, तो वो कहाँ एडजस्ट करते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो लिखा है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है, रिकॉर्ड करता है ग्रॉस प्रॉफिट को, लॉस को, ब्रांच वाइल द प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, और यही क्या करती है, फाइनल अकाउंट को भी प्रिपेयर करती है। Question number 104, the account prepare to adjust loading included value of opening and closing stock at a branch term as branch adjustment account, stock reserve and surplus account, goods sent to branch या branch debtor account। ठीक है, तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो भी अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है, लोडिंग इंक्लूडेड है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच से रिलेटेड, तो वो किस में, स्टॉक रिजर्व सरप्लस अकाउंट में। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिखा है द टर्म
रिजर्व एंड सरप्लस रिफर्स टू कम्युलेटिव अकाउंट। कैसा अकाउंट है ये? कम्युलेटिव अकाउंट है, और ये क्या कैप्चर करता है? रिटेन अर्निंग को कैप्चर करता है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस जो है इसका मतलब ही क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस का? कि जो भी पैसा आपके पास रिजर्व, आप क्या करो, आप पैसा बचाओ इन द फ्यूचर, ठीक है, बाय द कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच अ फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। किसका पार्ट है? शेयर होल्डर इक्विटी का। ठीक है, इसके वजह से जो भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं लोडिंग का, वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, तो वो किस में इंक्लूड होता है? स्टॉक एंड रिजर्व सरप्लस अकाउंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? फायर इंश्योरेंस क्लेम विल बी लिमिटेड टू, ठीक है, कहाँ तक ही लिमिटेड है फायर इंश्योरेंस क्लेम? एक्चुअल लॉस सफर इवन थ्रो इंश्योर्ड मे बी हायर। ठीक है, जो भी आप एक्चुअल लॉस सफर कर रहे हो या जो भी आपकी इंश्योर वैल्यू है इससे थोड़ा सा हायर, ठीक है, या प्रपोर्शन ऑफ द लॉस, जो भी आपका लॉस है उसका प्रपोर्शन, और इंश्योर्ड वैल्यू बियर टू टोटल कॉस्ट। ठीक, तो हमारा इंश्योरेंस क्लेम जो है वो दोनों पे ही क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। 106 कह रहा है इफ द पॉलिसी इज विदाउट एवरेज क्लॉज क्लेम फॉर अ लॉस प्रॉफिट विल बी। ठीक है, जो भी आपकी पॉलिसी है विदाउट एवरेज क्लॉज की, तो क्लेम आप कहाँ तक कर सकते हो? सम इंश्योर्ड, हायर एक्चुअल लॉस, नन ऑफ द अबव, या लोअर एक्चुअल पे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? लोअर एक्चुअल लॉस एंड सम इंश्योर्ड। जो भी आपका लोअर एक्चुअल लॉस है और जो भी आपने सम इंश्योर्ड किया है वहां तक आप क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं विदाउट एवरेज क्लॉज। ठीक है, 107 ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट में आप इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस कर दो जिससे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए, या नेट प्रॉफिट में आप इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस कर दो, या नेट प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग चार्जेस जो आप पे कर रहे हो वो। ठीक है, या नन। ठीक है, तो क्या होगा इसका? करेक्ट होगा कि नेट प्रॉफिट में आप इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो भी आपका इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 अमाउंट ऑफ इंडेमनिटी पेबल। इंडेमनिटी का मतलब पता ही होगा सबको कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? कि जो भी हमें क्या करना है, लॉस हो रहा है, थर्ड पार्टी हमें क्या करेगी? पे करेगी। ठीक है, तो अब ये पेबल क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस माइनस, ठीक है, जो भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या कर देंगे? माइनस क्लेम ऑफ इंक्रीज कॉस्ट। जो भी आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कॉस्ट को क्लेम कर रहे हो। वर्किंग कैपिटल माइनस सेविंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, या ग्रॉस प्रॉफिट लॉस्ट माइनस क्लेम फॉर इंक्रीज कॉस्ट वर्किंग कैपिटल प्लस सेविंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, या ग्रॉस प्रॉफिट लॉस्ट उसमें प्लस करेंगे जो भी आपका क्लेम है। बिल्कुल सही। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जितना आपको लॉस हुआ है और जो भी आप क्लेम कर रहे हो और जो भी सेविंग किया है आपने इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस से, तो इस तरीके से आपका अमाउंट ऑफ इंडेमनिटी पेबल निकल जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? ए बिजनेस टेक अ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर द क्लेम लॉस स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फायर, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, या हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, क्या करता है ये? ए फायर। ठीक है, बिजनेस टेक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर अ क्लेम अ लॉस स्टॉक ऑफ अ प्रोडक्ट। तो स्टॉक्स पे हम क्या लगाते हैं? फायर का ही लगाते हैं। ठीक है, चलो 110 पॉलिसी कवर लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, sustains as a consequence of business interruption, loss of profit, loss of stock, या एवरेज क्लॉस, या लॉस ऑफ एसेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या करती है? कवर करती है आपको लॉस ऑफ ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट को। ठीक है, जो भी आपकी लॉस ऑफ प्रॉफिट हुई है, जो भी आपके प्रॉफिट में लॉस हुआ है, उस पॉलिसी, वो पॉलिसी क्या करती है? कवर करती है। ठीक है, द पीरियड फॉर विच अ पॉलिसी, ठीक है, टेकन एज अ पीरियड। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है, ठीक, जो क्या करती है? शॉर्ट पीरियड के लिए है। ठीक, कौन से पीरियड के लिए? तो इंडेमनिटी, शॉर्ट सेल्स, लॉन्ग, या फिक्स्ड। क्या है हमारा? इंडेमनिटी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इंडेमनिटी। ठीक है, द पीरियड फॉर विच पॉलिसी टेकन नोन एज अ इंडेमनिटी एज अ पीरियड। ठीक है,
आगे 112 कह रहा है द कंप्यूटेशन ऑफ अ लॉस बाय फायर वेरी सिंपल टेकन व्हेन अ एसेट इज अ डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब यहाँ पे 112 कह रहा है कि करेंट होगा, लॉन्ग टर्म होगा, फायर होगा, इंटेंजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो भी आप लॉस को कंप्यूट कर रहे हो फायर वाला, ठीक है, जो भी आपको फायर से लॉस हुआ है, जलने की वजह से लॉस हुआ है, उसे कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो करेंट एसिड, लॉन्ग टर्म एसिड, फायर या इंटेंजिबल। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा करेंट एसिड से। ठीक है, जो भी करेंट एसिड आपकी डिस्ट्रॉय हुई है उस पे हम क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं आपका लॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 कि द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन अ डेट ऑफ फायर, जो भी आपकी स्टॉक की वैल्यू है और डेट ऑफ फायर कैन बी असर्टेन मोर प्रीसाइजली बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो किस में हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, मेमोरेंडम में, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, जो भी आपकी स्टॉक की वैल्यू है और फायर का डेट, ठीक है, तो असर्टेन तो किस में आप प्रिपेयर करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे हट जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? मेमोरेंडम ट्रांजेक्शन में। ठीक है, 114 कह रहा है क्लॉज इज एप्लीकेबल इन अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, एवरेज, नॉर्मल, शॉर्ट सेल या इंडेमनिटी पीरियड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए एवरेज। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि कह रहा है क्लॉज इज एप्लीकेबल केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। कौन कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल है? एवरेज वाला, नॉर्मल, शॉर्ट सेल्स। तो नॉर्मल, शॉर्ट सेल्स, इंडेमनिटी पीरियड नहीं, एवरेज हमारा क्या होता है? एप्लीकेबल होता है अंडर द इंश्योरेंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 गुड कॉस्टिंग 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए हमारी गुड की कॉस्टिंग है, जिसमें से 50,000 हमारा क्या है? सेफ है। ठीक है, 50,000 हमारी क्या है? सेफ है, जिसमें से आउट ऑफ दिस गुड 3/4 डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस 1 लाख का आप 3/4 निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना डिस्ट्रॉय हुआ है। तो मतलब अगर मैं निकालूं तो इसका 75,000 हमारा आ जाएगा डिस्ट्रॉय का। ठीक, जिसमें से अमाउंट कितना क्लेम किया जा रहा है? एवरेज क्लॉज। तो 75,000 का एवरेज क्लॉज, तो 2 से आप अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6, 7, 5। तो 37,500 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके सामने, क्या लिखा है? लिखा है विच प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी दैट अनलाइक अ प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी गिव इन्वेस्टर बोथ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट अंडर अ सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो भी आपका प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है, ऐसी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो अनलाइक और प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी देती है? क्या देती है? प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी देती है और गिव इन्वेस्टर्स बोथ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट अंडर अ सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान। ठीक है, तो अब आपको जितने भी ये ऑप्शन दिए हैं, मनी बैक प्लान, इंडोमेंट प्लान और टर्म इंश्योरेंस प्लान और यूनिट लिंक, इसका मतलब पता होना चाहिए। अब ध्यान से अगर आप देखो, मनी बैक प्लान का मतलब होता है मनी इज रिटर्न टू द लाइफ इंश्योर्ड एज अ सर्वाइवर बेनिफिट। ठीक है, मनी बैक का मतलब आपको वो पैसा क्या हो जाता है? मिलने लगता है। आप जैसे ही पैसा देते हो, ठीक है, पहला पे करते हो, उसके बाद से आपको क्या मिलने लगती है? फिर उसके बेसिस पे आपको इंस्टॉलमेंट मिलना स्टार्ट हो जाती है मनी बैक प्लान में। ठीक है, और वहीं पे इंडोलमेंट प्लान जो होता है लमसम अमाउंट होता है, जो कि सेट पीरियड ऑफ टाइम पे आपको क्या हो जाता है? मिल जाता है। ठीक है, अगर आपने लिखा है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद या मेरी डेथ इतनी बात हो गई तो मुझे मिलना चाहिए, तो वो मिल जाएगा आपको। और वहीं पे टर्म इंश्योरेंस प्लान का मतलब होता है प्योर लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसका मतलब प्योर लाइफ इंश्योरेंस इज मीन्स कि अगर आपने एक लिमिट सेट किया है कि नहीं मुझे 10 साल बाद अगर मैं मर जाऊं तो मुझे पैसा मिल जाए, ठीक है, तो अगर 10 साल बाद नहीं मरे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये होता है टर्म इंश्योरेंस। और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान का मतलब होता है कि हाफ पोर्शन आप इंश्योरेंस में लगा रहे हो और हाफ आप अपने इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की हाफ जो पैसा है वो इंश्योरेंस में जाएगा, हाफ पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में जाएगा एज अ इक्विटी और डेट में। और ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है ऐसा कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो क्या ऑफर करती है? अनलाइक प्योर इंश्योरेंस। ये लाइक नहीं, अगर लाइक होता तो ये वाला आपका शायद हो जाता टर्म, यहाँ पे प्योर लाइफ है।
कह रहे हैं अनलाइक प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी गिव इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर क्या करता है, बोथ इंश्योरेंस भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है सिंगल प्लान में। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला यूनिट लिंक में कि हाफ पोर्शन आप इंश्योरेंस भी करा सकते हो, हाफ पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो यो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। समझ आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है व्हेन द अमाउंट फॉर विच अ सब्जेक्ट मैटर is a more than actual value it is called प्रीमियम पे, कवर्ड नोट पे, री इंश्योरेंस पे या डबल इंश्योरेंस पे। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन आपका होगा डबल इंश्योरेंस। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इंश्योर है जो मोर देन होती है एक्चुअल वैल्यू से? तो डबल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 118 ए पर्सन हुज रिस्क इंश्योर्ड, कौन सा पर्सन है जो क्या है उसके पास रिस्क इंश्योर्ड करता है? इंश्योर्ड हो गया, मर्चेंडाइजर हो गया, मार्केटर हो गया या एजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंश्योर्ड। ठीक। 119 what is the contestable period in insurance? It is a period when you get extra benefit and when you have to pay extra premium and period when the validity agreement contract may be challenged and maturity period of insurance। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कॉन्टेस्टेबल पीरियड इन इंश्योरेंस का मतलब होता है कि ऐसा जो एक ऐसा एग्रीमेंट है जो क्या है मे बी चैलेंज्ड है। ठीक है, ऐसा कॉन्टेक्ट जो क्या है मे बी चैलेंज है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन ये दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉन्टेस्टेबिलिटी पीरियड शॉर्ट विंडो है। ठीक है, क्या है? शॉर्ट विंडो है विच इंश्योरेंस कंपनी कैन इन्वेस्टिगेट करती है एंड देन योर क्लेम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसीबी? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एसीबी का क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअल कैश वैल्यू। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी नेशनलाइज कब हुआ है हमारा? ये हमारा हुआ है सी में 1956 में। ठीक है, चलिए 122 वैल्यूएशन बैलेंस शीट। ठीक है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट क्या है? A statement of asset and liability on a particular date. Prepare determine profit comparing life insurance fund with the net liability. A statement asset liability market value and none of the above. So correct option आपका prepare determine profit comparing life assurance fund with the net liability। क्योंकि जब आप बैलेंस शीट क्या करते हो? वैल्यूएट करते हो। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, बैलेंस शीट इज अ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके वजह से। ठीक है, जिसमें हम एसेट एंड लायबिलिटी को टोटल वैल्यू प्रेजेंट करते हैं। 123 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस क्लेम अराइज अकाउंट ऑफ। ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो कब क्लेम करते हैं? कौन से अकाउंट में? डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, मैच्योरिटी, डेथ ऑफ मैच्योरिटी या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? डेथ ऑफ मैच्योरिटी में हम क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। द एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में जो एग्रीमेंट होती है उसे पॉलिसी बोला जाता है, प्रीमियम, एन्युटी या नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं इसे क्या बोला जाता है? हमारा पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कंसीडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फॉर कवरिंग द रिस्क। ठीक है, तो रिस्क जो कवर किया जाता है, जो आप कंसीडरेशन देते हो इंश्योरेंस के नाम पे, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ठीक है, आप क्या पे करते हो? प्रीमियम पे करते हो। ठीक है, दैट्स इट। ये आपका था पूरा अकाउंटिंग का एमसीक्यू। ठीक है, अगर आपको इसमें से कहीं भी डाउट आता है कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट और क्वेरी को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको और वीडियो चाहिए, ऐसे ही एमसीक्यू चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।